हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको आंसर के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन और पी ब्लॉक के तत्व, इन 6 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न को आंसर के साथ समझेंगे। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका मिस ना हो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है ठोस अवस्था से। देखिए क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। तो वैसे तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस मैंने पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ आपको परिभाषा लिखनी है, तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो वह ठोस, ठीक है, मैं लिखकर बताऊंगा, आप लोग समझिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा। ठीक है, तो वह ठोस जिनके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था, ठीक है, वह ठोस जिनके अणु लघु परास व्यवस्था में होते हैं क्या कहलाता है स्टूडेंट? अक्रिस्टलीय ठोस। तो लिख देते हैं, अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मेरे साथ आप भी लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या है? अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कई डेफिनेशन आप बता सकते हैं, सबको मैंने वीडियो में बताया, क्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस अवस्था चैप्टर का भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? डेफिनेशन बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे कांच हो गया। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, जो कि ठोस अवस्था का ही क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है, और ये कारण भी आपसे पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले आपको ठोस अवस्था के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए, साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? जो साधारण नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसे कहते हैं नमक, ठीक है, जो होता है ये कभी कभी पीला दिखाई देता है सफेद के स्थान पर, क्यों? तो देखिए क्या होता है, क्योंकि ऐसा जो है जालक स्थलों में रेढ़ायनों, ये मैंने आपको जब दोष पढ़ाया था, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, तब मैंने ये बताया था। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, जालक स्थानों में रेढ़ायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, ठीक है, के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये स्थल जो होते हैं, ये स्थल, तो थोड़ा सा हम इसे आप कर देते हैं, ये स्थल जो है F केंद्रों की तरह कार्य करते हैं, F केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, समझने के बाद पूरा समझ में आ जाए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फिर से पढ़िए। ठीक है, जब आप समझना चाहें। तो देखिए, मान लीजिए ये एक क्रिस्टल जालक है। क्या है? क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक में होता क्या है? सिंपली इसमें होते हैं जालक स्थल, जालक बिंदु जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जालक स्थल है आपका ये। अब देखिए, सिंपली समझना है चित्र के साथ, तो अच्छे से समझिए। देखिए, इसमें है क्या? इसमें है आपका प्लस आयन, माइनस आयन, प्लस आयन, माइनस आयन, प्लस आयन, माइनस आयन, प्लस आयन, ठीक है, माइनस आयन एंड प्लस आयन। इस यहाँ पर मैंने खाली स्थान क्यों रखा? क्योंकि ऐसा डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि ऐसा जालक स्थल, ये जो जालक स्थल है, ठीक है, जिसमें अवयवी कण स्थित होते हैं, उसे हम जालक बिंदु कहते हैं, जालक स्थल कहते हैं। तो ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, देखिए यहाँ पर एक ऋणायन नहीं है, इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है, ठीक है,
इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, उससे हम क्या कहते हैं, ये स्थल एफ केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। तो जो ये स्थल होगा, जालक बिंदु होगा, वो एफ केंद्र कहलाता है। जब किसी ऋण आयनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है, तब साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफ केंद्र की तरह एफ केंद्र स्थल आ जाते हैं। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन था, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। तीसरा देखिए, ऐसा क्रिस्टल जिसमें फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों पाया जाता है। ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें साटकी दोष भी पाया जाता है, फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है? तो उन भाई साहब का नाम है AgBr। अब AgBr का नाम क्या है? AgBr का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, Ag से सिल्वर, Br से ब्रोमाइड। ठीक है, ये नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, समझ में आया। ये है एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें जो है फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो ये था हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर हमारा है विलयन। विलयन का चौथा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए, विलयन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मलता एवं मोलरता में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो सिंपली संबंध इसमें जो होता है, एक फार्मूला दर्शाता है संबंध को, इसके रिलेशन को एक फार्मूले के द्वारा दर्शाया जाता है। नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक। ठीक है, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू संयोजकता गुणांक। अब नॉर्मेलिटी को यानी कि नॉर्मलता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन इक्वल टू मोलरता को मैंने आपको पढ़ाया है, मोलरता एक ही वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यम से इनटू संयोजकता गुणांक को हम डिनोट करते हैं कैप स्मॉल एन से। तो नॉर्मलता एवं मोलरता में जो संबंध होता है वो होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता गुणांक। नॉर्मलता को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, मोलरता को कैपिटल एम से और संयोजकता गुणांक को कैपिटल एन से। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आ गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट दिस फार्मूला। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने इन सभी चैप्टर के ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बचे हैं या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, तो उनको भी आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखते हैं जितना मैंने पढ़ाया है, तो उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकते हैं, चांसेस हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा देखिए, आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। तो आदर्श विलयन जो है हमारा वो क्या होता है? ठीक है, तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? तो वे विलयन, इसका डेफिनेशन समझिए। वे विलयन जो ताप एवं सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता की विस्तृत परासों में, समझिए बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। सिंपल है, क्या है? सिंपल है। देखिए, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो ताप यानी कि टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन की परासों पर, विस्तृत परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन। राउल्ट का नियम क्या है, नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, या फिर आप सर्च कीजिए राउल्ट का नियम यूट्यूब पर, आपको वीडियो मेरा मिल जाएगा शुभम लेक्चरर में। ठीक है, तो देखिए, वो विलयन जो ताप एवं सांद्रता की विस्तृत परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगर ताप, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन में राउल्ट के नियम का पालन करे जो विलयन, उसे हम कहेंगे आदर्श विलयन। समझ में आया। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम देखेंगे अपना 6 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, कि बर्फ पर नमक छिड़कने से बर्फ जल्दी गलती है, क्यों? यानी कि जब आप बर्फ पर नमक छिड़क देते हैं तो बर्फ गल जाती है, जल्दी गलने लगती है, क्यों? तो समझिए कैसे। तो नमक मिलाने पर बर्फ का, ठीक है, बर्फ का गलनांक कम हो जाता है
परंतु वातावरण का तापक्रम अधिक ही रहता है, अधिक ही रहता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अतः बर्फ जल्दी गल जाता है, बर्फ जल्दी, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, जल्दी गल जाता है। तो समझिए क्या है, देखिए बर्फ पर नमक छिड़कने से बर्फ जल्दी गल जाती है, क्यों? क्योंकि नमक मिलाने पर बर्फ का जो है गलनांक जो है कम हो जाता है। अगर आप बर्फ पर नमक छिड़केंगी तो बर्फ का जो गलनांक है वो कम हो जाएगा और वातावरण का तापक्रम अधिक ही रहता है, यानी कि वातावरण का जो तापक्रम है वही रहेगा, उसको तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ना, तो वातावरण का तापक्रम वही रहता है, तो इसी कारण बर्फ जल्दी गल जाता है। यानी कि जब आप बर्फ पर नमक मिलाएंगे, बर्फ पर नमक डालेंगे तो बर्फ का गलनांक कम हो जाएगा, ठीक है, और वातावरण का तापमान अधिक ही रहेगा, उतना ही रहेगा, इसलिए बर्फ गल जाता है जल्दी, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। आगे देखिए क्या है हमारा, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? यानी कि जिंक और तांबे में से कोई एक जो है अम्लों से हाइड्रोजन गैस जो H2 गैस है उसको विस्थापित नहीं करता है, अलग नहीं करता है, क्यों? तो देखिए इसका भी एक सीधा सीधा आंसर है, सिंपल आंसर है, क्या है, थोड़ा बड़ा है लेकिन समझिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए वैद्युत रासायनिक, ठीक है, श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी मैंने जल्द ही आपको पढ़ाया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। में जिंक हाइड्रोजन, ठीक है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है, जिसके कारण, समझिए अभी मैं समझा दूंगा इसको, मैंने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जिंक, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, और तांबा जो है आपका, तांबा, ठीक है, और तांबा कम अपचायक है, इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, ठीक है, विस्थापित करता है, परंतु तांबा नहीं करता है, बस यही कारण था, ठीक है, नहीं करता है। समझिए इसका कारण क्या है, देखिए जिंक तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, क्यों? ठीक है, तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर देखा जाए तो जिंक है जो Zn जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से जिंक ऊपर है, और जो तांबा है वो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, ठीक है, जो तांबा है हाइड्रोजन से नीचे है, इसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, जिंक जो है ये हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम अपचायक है। समझ में आया, इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता है। तो मैंने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी बताई है, उसके लक्षण बताए हैं, लक्षण में आपको आंसर इसका मिल जाएगा आसानी से, और उसके उपयोग मैंने बताए हैं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने जल्द ही वीडियो बनाया है। तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है, समझिए जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, ठीक है, और तांबा कम अपचायक है, इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता है, ठीक है। अपना लास्ट और 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए ये क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? तो इसका भी आंसर हमें लिखना होगा, ठीक है। देखिए कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी
छड़ डालने पर, ठीक है, उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको हमेशा काम देगा, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु कॉपर से ऊपर स्थित है, ठीक है, जिसके कारण वह Cu को उसके, ठीक है, उसके लवण सॉल्ट विलयन, ठीक है, लवण विलयन अर्थात CuSO4 कॉपर सल्फेट में से विस्थापित कर देता है। समझ में आया? तो इसको भी एक बार हम समझते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों? देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है, ठीक है, जस्ता जो है जिंक है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है। अगर कोई विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई धातु कॉपर, ठीक है, यानी कि कोई धातु नीचे है, ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्व को उसके लवण वाले विलयन में विस्थापित कर देते हैं। ये मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया था उसके लक्षण में, ठीक है। तो अगर ये जिंक ऊपर है तो ऊपर वाला धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन में विस्थापित कर देता है, वही है ये कारण आपका। तो देखिए क्या लिखा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु Cu से ऊपर है, यानी कि जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिसके कारण जिंक कॉपर को उसके लवण विलयन अर्थात CuSO4 में से विस्थापित कर देता है। एक कारण याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जाता है आप आंसर लिख देंगे। आप ये याद रखिएगा कि ऊपर वाला जो तत्व होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो नीचे वाले तत्व को उसके लवणीय विलयन में विस्थापित कर देता है, ठीक है। ये आपका कारण होगा। समझ में आया? यानी कि छठवां क्वेश्चन, ठीक है, वो है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। तो देखिए इसका हमें डेफिनेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए स्थिर, ठीक है, ताप पर किसी, याद रखिएगा इसको अच्छे से लिख लीजिएगा आप भी, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समझ लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। अभिक्रिया के उस, अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, ठीक है। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, ठीक है। यानी कि प्रत्येक अभिकारक की जो सांद्रता, जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो इकाई हो,
तो जो वेग होगा वो होगा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो इस प्रकार से आपको डेफिनेशन लिखना है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 7वां क्वेश्चन। देखिए, निम्न अभिक्रिया की कोटि बताइए। इसमें जो अभिक्रिया की कोटि है, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय, तृतीय, तो ये सब जो अभिक्रिया की कोटि है इसमें आपके सबसे ज्यादा है, यानी कि इसमें आप इस चैप्टर में आपको इनको पढ़ना है। तो देखिए, एक अभिक्रिया दी गई हमें, प्रथम कोटि, द्वितीय, तृतीय और एक आणुक अभिक्रिया, ठीक है, सभी मैं पढ़ा चुका हूं, तो प्लेलिस्ट जो मैं दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये कौन सी अभिक्रिया है, N2O5 = 2NO2 + ½ O2, ये किस कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसको आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है 7, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, याद रखिएगा। अब प्रथम कोटि की क्यों है, क्योंकि जो इसमें अभिक्रिया का वेग, ठीक है, केवल N2O5 की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल इसी अभिकारक की सांद्रता पर, केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए एक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 8वां क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि किस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए आणविकता, यानी कि कोटि तथा आणविकता, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, कोटि तथा, ठीक है, यानी कि किस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए कोटि तथा आणविकता समान मान रखती है, यानी कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कोटि और आणविकता समान मान रखती है, कब रखेगी, ठीक है। तो ये जब रखेगी जब यदि अभिक्रिया, ठीक है, यदि अभिक्रिया एक प्राथमिक प्रारंभिक, ठीक है, प्राथमिक प्रारंभिक अभिक्रिया हो, ठीक है, यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए कोटि तथा आणविकता समान मान रखती है। तो यदि अभिक्रिया एक प्राथमिक प्रारंभिक अभिक्रिया हो तो कोटि तथा आणविकता जो है ये समान मान रखती है, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्या है कि किस CH3COO, ठीक है, C2H5 + H2O जो कि आधिक्य में है, HCl इसका जो है अभी प्रेरक है, ठीक है, और क्या बना CH3COOH C2H5OH, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये जो है आपका किस प्रकार की, यानी कि द्वि आणविक है कि त्रिआणविक की, छद्म की, एक आणविक, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया आपकी होगी वो किस प्रकार की होगी, तो इसका सही आंसर आपको देना है। देखिए, ये जो है ये आपका छद्म एक आणविक अभिक्रिया है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इसको याद रखिएगा, छद्म एक आणविक अभिक्रिया, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि जो ये अभिक्रिया दी गई है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये छद्म एक आणविक अभिक्रिया है। इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि सक्रिय अणु के परस्पर टकराने पर सर्वप्रथम क्या बनता है, यानी कि जो उत्प्रेरण है, एंजाइम उत्प्रेरण, ठीक है, ये सब सक्रिय अणु के परस्पर टकराने पर सबसे पहले क्या बनेगा, ये आपको बताना है कि जब अभिक्रिया होती है तो जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, सक्रिय अणु, उनके टकराने पर सबसे पहले क्या बनेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सक्रियित, ठीक है, सक्रियित संकुल। तो ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था कि जब सक्रिय अणु आपस में टकराएंगे तो सबसे पहले सक्रियित संकुल सॉल्व कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि है पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इसमें पेप्टीकरण, स्कंदन, स्वर्ण संख्या, ये सब जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेप्टीकरण होती क्या है और इसका उदाहरण क्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 5 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पेप्टीकरण क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा ताकि समझ में आ जाए। पेप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत है, यानी कि जो स्कंदन की क्रिया होती है वो पेप्टीकरण जो है वो उसके विपरीत होती है, उल्टा, ठीक है। इसमें ताजे बने अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि इसमें होता क्या है, किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य के,
ठीक है, कोई ताज़ा बना अवक्षेप है, उसमें विद्युत अपघट्य डालकर तनु विलयन के साथ जब हम मिलाएंगे तो कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होगा, और इसी क्रिया को हम कहते हैं पेप्टीकरण। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साथ में आप लोग लिखते चलिएगा अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने, ठीक है, अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड मिलाने पर फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का, ठीक है, लाल रेड कलर का, लाल रंग का एफ है, ठीक है, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, का कोलाइडी विलयन बनता है। ठीक है, विलयन बनता है। ठीक है, तो देखिए लगभग डेफिनेशन पर ही ये आधारित है। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में हम फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाएंगे तो लाल रंग का FeOH का होल थ्राइस यानी कि ये कोलाइडी विलयन बनेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। ठीक है, समझ में आया। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक अवक्षेप है जिसमें हमने फेरिक क्लोराइड जो है विद्युत अपघट्य मिलाया और हमें लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ जो कि है FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सेकंड हमारा है, ये है कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। यानी कि अगर हम उत्प्रेरक को सूक्ष्म विभाजित यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में लें तो वो ठोस अवस्था वाले उत्प्रेरक से अधिक क्रियाशील क्यों होता है। जिसे हम इकट्ठा ले लें और मान लीजिए इतना बड़ा हमने ले लिया एक उत्प्रेरक और इसी का एक अलग ले लिया छोटे छोटे, तो जो छोटे वाले होते हैं वो अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, इसका क्या कारण होता है। तो देखिए इसका कारण है कि उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक जितने अधिक टुकड़ों में होंगे या फिर आप कह सकते हैं जितने अधिक उत्प्रेरक के टुकड़ों में होंगे, ठीक है, उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, यानी कि संयोजकता जो है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, अधिक बढ़ेंगी जिनके कारण उसकी कार्य क्षमता या आप कह सकते हैं क्रियाशीलता, ठीक है, कार्य क्षमता अधिक होगी। तो देखिए क्या कहा जा रहा है समझिए, अगर हम उत्प्रेरक को सूक्ष्म विभाजित अवस्था में लेते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तो क्या होगा, उनकी जो मुक्त संयोजकताएं हैं, ठीक है, वो अधिक होंगी और जिनके कारण वो उत्प्रेरक ज़्यादा क्रियाशील होंगे जो कि छोटे छोटे टुकड़ों या सूक्ष्म विभाजित अवस्था में होंगे। किससे ज़्यादा होंगे, जो कि ठोस अवस्था में यानी कि बड़ा होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अगर हम उत्प्रेरक को सूक्ष्म विभाजित अवस्था में लेंगे तो वो ज़्यादा क्रियाशील होंगे। किससे, जो उत्प्रेरक हम इकट्ठा लेंगे, ठीक है, यानी कि एक ठोस अवस्था में लेंगे तो उससे ज़्यादा क्रियाशील होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। यानी कि दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा हम लिखेंगे परिक्षेपण माध्यम।
तो इससे पहले मैं आपको 4 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूँ, ये 5वां चैप्टर है, इसको भी मैं जल्द एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इसका भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा। इससे पहले मैंने सोचा कि आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दी जाए, उसके बाद चैप्टर को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसमें वसा या फैट पाया जाता है, ठीक है, जो कि द्रव अवस्था में होता है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था जो इसमें होगी वो द्रव होगी, द्रव वसा, ठीक है। यानी कि फैट जो होता है वो इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था होगा, और जो परिक्षेपण माध्यम आपका होगा वो जल होगा, क्योंकि दूध में जल भी पाया जाता है, जल की भी मात्रा होती है। तो आप कह सकते हैं कि दूध में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी वो द्रव या वसा होगी, द्रव वसा होगी, ठीक है। यानी कि जो वसा होगा वो द्रव के रूप में रहता है, तो द्रव वसा होगा, और जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो जल होगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, जो कि इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे अभी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि धुएं में प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम बताइए, तो आप क्या कहेंगे। तो धुएं में प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस होगा और परिक्षेपण माध्यम गैस होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसका एक लिस्ट आपके बुक में दिया गया है, जिसको मैं जल्द आपको पढ़ाऊंगा एक चैप्टर में, तब बताऊंगा। तो दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है कि कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी क्यों होती हैं। यानी कि जैसे आप औषधियाँ लेते हैं, कुछ ठोस अवस्था में लेते हैं, ठीक है, कुछ औषधियाँ, तो वो अगर कोलाइडी अवस्था में हो तो वो अधिक प्रभावी क्यों होंगी। कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी क्यों होती हैं, कारण बताइए। तो चलिए लिखते हैं, कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ, ठीक है, औषधियाँ अधिक प्रभावी इसलिए होती हैं, अधिक प्रभावी इसलिए होती हैं, ठीक है, इसलिए होती हैं क्योंकि इस अवस्था में, क्योंकि इस अवस्था में औषधियाँ, क्योंकि इस अवस्था में औषधियों, ठीक है, औषधियों लिख दीजिए, औषधियों का अवशोषण का मतलब अवशोषण अधिक सुगमता से होता है, अधिक सुगमता से होता है। देखिए सिंपल है, कोलाइडी विलयन की तरह एक होता है, द्रव की तरह। तो देखिए कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी इसलिए होती हैं क्योंकि इस अवस्था में औषधियों का अवशोषण अधिक सुगमता से होता है। जो हमारे शरीर में औषधियों का अवशोषण होता है, अवशोषण होगा तभी वो जो हमारी कोशिकाओं तक पहुँच पाएंगी और उसको मेंटेन रखेंगी। तो अवशोषण मतलब सोखने की क्षमता, कितनी जल्दी सोखती हैं। तो ये जो कोलाइडी अवस्था में अगर औषधियाँ होंगी तो ये हमारे शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं, क्योंकि इनका अवशोषण बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए, यानी कि गोल्ड नंबर क्या होता है। तो समझिए, रच्छी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो रच्छी कोलाइड होती हैं उनकी पावर, उनकी शक्ति को हम स्वर्ण संख्या से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन समझिए। तो डेफिनेशन में आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है। इसके लिए कोई आपको ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसको आपको याद ही करना होगा। बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दो प्रकार के कोलाइड जो होते हैं, उनमें द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड साल के 10 मिलीमीटर में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिली को डालने पर साल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने के लिए पर्याप्त होता है। देखिए कितना ज़्यादा ये डेफिनेशन हार्ड है, ठीक है। तो इसको जो है मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ एक वीडियो में। स्वर्ण संख्या जब आप सर्च करेंगे गोल्ड नंबर तो आपको मिल जाएगा, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक थोड़ा सा बताया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। बट इसको समझिए डेफिनेशन को, तभी आपको समझ में आएगा। इसको आपको याद करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो देखिए कोई द्रव स्नेही कोलाइड है जिसकी स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड साल के 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl
विलयन के 1 मिली को डालने पर साल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को पर्याप्त होता है। अब इसका ट्रिक मैं क्या बताऊं, ठीक है, तो इसको आप लोगों को लर्न करना होगा, तो इसको आप लोग लर्न कर। क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे मैंने 4 बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है रेडान की खोज किसने की, इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है, यानी कि रेडान जो है एक तत्व है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी और इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन छोटा सा है कि रेडान की खोज किसने की, ठीक है, तो रेडान की खोज जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं रेडान, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं RN से, ठीक है, की खोज डार्न ने की थी, ठीक है, तो रेडान जो तत्व है इसकी खोज डार्न ने की थी। डार्न जो है इन्होंने ही रेडान की खोज की थी। अब किस रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग, ठीक है, कैंसर आपको पता होगा बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है, तो कैंसर के उपचार में किया जाता है, उपचार में किया जाता है। यानी कि सिंपली हम लोग समझें तो पूछा जा रहा है कि रेडान की खोज किसने की, तो हमने आंसर दिया रेडान की खोज डार्न ने की, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, ठीक है, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन हमारा है फास्फोरस के अपर रूप लिखिए, यानी कि फास्फोरस के कौन कौन से अपर रूप होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फास्फोरस के जो हैं, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, के 3 अपर रूप हैं। मुख्यतः जो है इसके 3 अपर रूप होते हैं, ठीक है, अपर रूप हैं, ठीक है। अब कौन कौन से उनका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले आपका सफेद फास्फोरस, सफेद या पीला फास्फोरस, ठीक है, इसी को हम कहते हैं सफेद या पीला फास्फोरस, ठीक है। दूसरा हमारा है फास्फोरस का अक्सियम लाल फास्फोरस, सब जो है नाम से है, रंग के नाम से, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो दूसरा हमारा है लाल फास्फोरस और तीसरा हमारा है लास्ट, वो है काला फास्फोरस, काला फास्फोरस। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि फास्फोरस के अपर रूप लिखिए, तो फास्फोरस के मुख्यतः 3 अपर रूप हैं। नंबर 1 है सफेद या पीला फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस और तीसरा है काला फास्फोरस, ठीक है। तो ये आपके हैं फास्फोरस के अपर रूप, समझ में आया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका क्वथनांक HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड से कम क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर पहले हम लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइलाइडों में हम लिखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब जैसे HX का मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड। अब X के स्थान पर आप कोई भी हाइड्रोजन का तत्व ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ये हाइड्रोजन के तत्व हैं। तो हाइड्रोजन हाइलाइडों में, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइडों के, ठीक है, के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं। HF का क्वथनांक, HF का क्वथनांक अंतरा आणविक, ठीक है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, एक होता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है, उसी हाइड्रोजन आबंध के कारण उच्च है, ठीक है, सबसे उच्च है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से पढ़िए, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है,
यानी कि क्या कहा जा रहा है कि HF का क्वथनांक अधिक होता है। क्यों? तो देखिए हाइड्रोजन हैलाइडों में यानी कि HX के क्वथनांक जो होते हैं वो HCl से HI तक बढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि HCl से HI तक बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा चाहे जहां पूछा जाएगा। आगे देखिए कारण है कि HF जो HF है इसका क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण सबसे उच्च है, यानी कि HF जो है इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है, इसीलिए इसका क्वथनांक जो होता है अधिक होता है, किससे? HCl से, ठीक है। तो सिंपली इसका रीजन अगर देखा जाए कि HF का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण या फिर बंध के कारण HF का क्वथनांक जो है वो अधिक होता है, किससे? HCl से, ठीक है, समझ में आया। तो HF में जो है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसके बारे में हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है एक, ठीक है, वो क्या है? ये क्वेश्चन है कि हेजन-क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये एक विधि है जिसमें आपको ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करने को बताया जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हेजन-क्लेवर, ठीक है, विधि में ब्लीचिंग पाउडर अभी मैं इसका फार्मूला भी बताऊंगा। तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, का निर्माण बुझे चूने और क्लोरीन की क्रिया, ठीक है, क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि हेजन-क्लेवर विधि में ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण किया जाता है वो बुझे हुए चूने और क्लोरीन की अपक्रिया कराकर की जाती है। यानी कि सिंपली कहा जाए तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की अगर अपक्रिया करा देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसी को हम कहते हैं हेजन-क्लेवर विधि। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन। तो देखिए अब हम इसके रिएक्शन को कैसे समझेंगे। रिएक्शन में आपको बताया गया है कि बुझा हुआ चूना, यानी कि इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी जब हम क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसी को हम कहते हैं क्या? हेजन-क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। तो इसे हम लिख सकते हैं बुझा चूना, ठीक है। इसकी अपक्रिया हमने कराई है क्लोरीन से। अब देखिए बनेगा क्या, सिंपली बहुत ही सिंपल है रिएक्शन ये, ठीक है। तो आपका बन जाएगा Ca, आपको बनाना है ब्लीचिंग पाउडर, तो एक वो यहाँ से ले लीजिए CaO और Cl2 यहाँ से ले लीजिए, तो Cl2, यही फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। बचेगा क्या? H2 है तो H2 हो गया, ठीक है। O1 हमने यहाँ पर ले लिया है, एक वो यहाँ पर बचेगा तो O हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया ब्लीचिंग पाउडर, यही है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हेजन-क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। और जो ये बगल में है H2O, ये जल है, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या कहा गया, जब बुझे हुए चूने को हम क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसी को हम कहते हैं हेजन-क्लेवर विधि, ठीक है। ये रिएक्शन आपका बैलेंस है।